कि हर पार्टिकल पे एक चार्ज होता है क्लोराइड पार्टिकल पे, ठीक है। तो हर क्लोराइड पार्टिकल पे यानी एक चार्ज होगा, और चार्ज क्या होता है आपस में कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन होगा, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। और यही चार्ज जो है, यही चार्ज होता है उनके स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यही चार्ज होता है कि क्लोराइड को स्टेबल रखता है। स्टेबल क्यों रखता है? क्योंकि अगर ये चार्ज नहीं होगा, ये चार्ज नहीं होगा तो होता क्या होगा, क्या आपका जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल आपस में क्या होगा, आपस में जुड़ के बड़ा पार्टिकल बन जाएगा, ठीक है। तो अगर चार्ज नहीं होगा तो बड़ा पार्टिकल बन जाएगा, तो क्या होगा, आपका क्लोराइड्स खत्म हो जाएगा, यानी आपका पीपीटी बन जाएगा, आपका पीपीटी बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हर हर चीज चाहता है अपने एनर्जी को मिनिमाइज करना। तो जितना छोटा सा पार्टिकल्स रहेगा उतना ही सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, सरफेस एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो हर छोटा पार्टिकल क्या चाहता है, खुद को जोड़ के बड़ा पार्टिकल में कन्वर्ट करना चाहता है। जैसे रेन का ड्रॉप्स है, तो रेन का ड्रॉप जो छोटा सा ड्रॉप्स होता है वो मिलकर बड़ा पार्टिकल बनाता है, ताकि सरफेस एरिया उसका मिनिमाइज हो जाए। और सरफेस एरिया मिनिमाइज होगा तो क्या होगा, उसका एनर्जी भी क्या होगा, मिनिमाइज होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे। अब कोलाइडर पार्टिकल आपस में क्लब क्यों नहीं करता? क्यों? उसके ऊपर एक लाइक चार्ज होता है। तो लाइक चार्ज होगा तो क्या होगा, आपस में रिपेल करेगा, आपस में रिपेल करेगा। तो इस लाइक चार्ज के आने आने के पीछे रीजन क्या, तो हम वो समझाने के लिए कोशिश कर रहे थे। जब भी सरफेस केमिस्ट्री में हम आयन वर्ड यूज करेंगे तो आयन का मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटी। हम कल बता चुके थे आप लोग को। तो हम लोग कल क्या समझा रहे थे कल आपको, कि each precipitate have tendency to absorb आयन कॉमन टू इट, यानी हर पीपीटी का टेंडेंसी होता है अपने कॉमन आयन को ऑब्जॉर्ब करने का। तो लास्ट क्लास में सीखे थे कि अगर के आई और एजी3 को सोल्यूशन मिक्स करते हैं तो एजीआई का पीपीटी बनता है, ठीक है। तो ये पीपीटी किसको ऑब्जॉर्ब करेगा, उसमें दो केसेस हम लिए थे। पहला केस क्या था, कि पहला केस अगर के आई को हम डालते हैं, के आई को ड्रॉप और ड्रॉप ऐड कर दे एजीएन3 सोल्यूशन में, तो आपका जो पीपीटी बनेगा, तो पीपीटी बनेगा एजीआई का, ठीक है। और एजीआई का पीपीटी बनेगा, और बाहर में क्या क्या आयन रहेगा, तो बाहर में के प्लस है, नाइट्रेट है और एजी प्लस है। तो एजीआई का कॉमन आयन क्या है, एजी प्लस। उस केस में एजी प्लस को जॉब करेगा और इस तरह का पार्टिकल क्रिएट करेगा, ठीक है। अब इस तरह का जब पार्टिकल क्रिएट करेगा तो इस पार्टिकल में क्या है, बाहर में पॉजिटिव चार्ज जॉब हो चुका है। अब जब पॉजिटिव जॉब होगा तो पार्टिकल में क्या होगा, रिपल्सन होना स्टार्ट होगा। इस पार्टिकल में रिपल्सन होना स्टार्ट होगा, तो रिपल्सन जब होगा तो क्या होगा, जो बड़ा पार्टिकल है वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा। यानी जो बड़ा पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक करके ऐसा कुछ पार्टिकल बना देगा, और हर पार्टिकल पे क्या होगा, एजी प्लस होगा। तो हर पार्टिकल पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आपका जो बड़ा पीपीटी था वो ब्रेक करता है छोटा पार्टिकल्स में। कैसे ब्रेक किया, तो कॉमन आयन को जॉब करेगा। कॉमन आयन जब जॉब करेगा तो लाइक चार्ज, उसके ऊपर एक लाइक चार्ज बिल्ड हो रहा है। जब लाइक चार्ज बिल्ड होगा तो क्या होगा, लाइक चार्ज आपस में रिपेल करता है। उस रिपल्सन के कारण पीपीटी क्या होगा, ब्रेक करेगा। पीपीटी क्या होगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। पीपीटी ब्रेक करेगा। इस ब्रेकिंग प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये टर्म पढ़े थे, पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन का मतलब यही होता है कि पीपीटी को ब्रेक करना। पीपीटी जब कॉमन एंड का जॉब करता है तो प्रेसिपिटेट का बड़ा जो पार्टिकल है ब्रेक करके छोटा छोटा पार्टिकल क्रिएट करता है कोलाइडल सॉल्यूशन के रेंज में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पेप्टाइजेशन, ठीक है। तो ये पेप्टाइजेशन प्रोसेस था। सिमिलरली अगर अगर हम डालेंगे एजीनो3 के आई के सॉल्यूशन में, तो उसके इसमें लिमिटिंग क्या होगा, एजीनो3। अगर एजीनो3 लिमिटिंग होगा तो आपका पीपीटी बनेगा, एजीआई का बड़ा पीपीटी बनेगा। और उसमें आयन क्या क्या रहेगा, तो आयन रहेगा नाइट्रेट के प्लस एन आई माइनस। तो कॉमन कॉमन एन क्या होगा, तो कॉमन एन होगा आई माइनस। इस केस में चार्ज नेगेटिव जॉब होगा, और नेगेटिव जॉब होगा तो क्या होगा, रिपल्सन करने पार्टिकल ब्रेक करेगा। और बड़ा पार्टिकल जब पीपीटी ब्रेक करके जब छोटा छोटा पार्टिकल बनाएगा तो हर पार्टिकल पे चार्ज क्या होगा, तो हर पार्टिकल पे चार्ज होगा नेगेटिव, यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्रिएट करेगा क्लोराइड्स का, ठीक है। इसे आप लिंक कर सकते हो कि हर पार्टिकल पे चार्ज कैसे आता है, हर पार्टिकल पे चार्ज कैसे आता है, ठीक है। तो ध्यान देना, जब हम चार्ज का बात कर रहे हैं तो आपका आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा आपको कि आप के को ऐड करेंगे तो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो आपको हम कल बता चुके थे, उसको बस रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ देखो पेप्टाइजेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। पेप्टाइजेशन का, पेप्टाइजेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ converting a precipitate into colloidal solid
by shaking it with dispersion medium in presence of small amount of electrolyte यानी आयन। तो आयन के प्रेजेंस में आपका पीपीटी ब्रेक करता है, ठीक है। और इस ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इस इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है, पेप्टाइजिंग एजेंट। प्रोसेस कैसा होता है? तो प्रोसेस जो होता है वो हम बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ समझाया हुआ है, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट absorb वन ऑफ द आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। तो वो भी एक आयन को ऑब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण उस पर चार्ज क्रिएट होगा, और चार्ज के कारण क्या होगा? अल्टीमेटली वो ब्रेक कर जाएगा, अल्टीमेटली वो ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हम अभी समझा रहे थे, आपका एनसीईआरटी में वो टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको आप अगर देखोगे तो ध्यान देना, यहाँ हम बात कर रहे थे, ठीक है। और जो एग्जाम्पल दो दिया हुआ, एग्जाम्पल भी आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप डालोगे किसको, KI को डालोगे, ठीक है। तो KI को डालने पे AgNO3 सोल्यूशन में KI को डालने पे क्या होता है? तो जब Ag में डालोगे आप KI को, तो बनेगा आपका पॉजिटिवली चार्ज बनता है कोलाइड्स, यानी उसको ऐसा आप दिखा सकते हो, इसको आप इस तरह दिखा सकते हो, ठीक है। और जब आप उल्टा करोगे, यानी KI के सोल्यूशन में डालोगे AgN3 को, तो बनता है नेगेटिवली चार्ज, यानी इसको आप ऐसे दिखाते हो, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चार्ज इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, ठीक है। प्लस ये ध्यान देना, आपका एनसीईआरटी में टेबल है, आपके एनसीईआरटी में टेबल है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आपके कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज का टेबल दिया हुआ एनसीईआरटी में। और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सेकेंड, देखोगे पेज नंबर 140 में एक टेबल दिया हुआ एनसीईआरटी में, कि कौन कौन सा पार्टिकल पे चार्ज पॉजिटिव होगा और किस किस कोलाइड्स पे चार्ज नेगेटिव होगा, इसका लिस्ट दिया हुआ है। तो आपको लिस्ट को याद कर लेना है, आपको लिस्ट को याद कर लेना है, ठीक है। लिस्ट को आसान करने के लिए हम बता दे रहे हैं आपको, ध्यान देना, लिस्ट को आसान कर बता, किसी भी मेटल का कोलाइड होगा, कोई भी मेटल, गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, तो सारा मेटल का कोलाइड्स को बोल देना उस पर चार्ज नेगेटिव होगा, उस पर चार्ज नेगेटिव होगा। ऑल मेटल्स आर चार्ज नेगेटिवली। जितना भी सल्फाइड्स होगा, जितना भी सल्फाइड्स होगा, उस पर चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ऑल सल्फाइड्स आर नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स। उसके अलावा एसिड डाई नेगेटिवली चार्ज होता है, और स्टार्च, गम, जिलेटिन, ये सब क्या होगा? ये भी नेगेटिव होगा। ये सब नेगेटिव का लिस्ट है। इस नेगेटिव लिस्ट में एक और आप ऐड कर देना, ब्लड। आपका जो ब्लड होता है, ब्लड पे ब्लड चार्ज उस पे चार्ज नेगेटिव होता है, यानी आपका ब्लड जो होगा, ब्लड पे चार्ज क्या बोलोगे? वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ब्लड भी एक कोलाइड्स के अंदर आएगा, और ब्लड पे चार्ज होता है नेगेटिव, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। पॉजिटिव किसके उसको बोलते हैं हम लोग? तो ध्यान देना, जितना भी ऑक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है, उस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। जितना भी बेसिक डाई होगा, जैसे मिथिलीन ब्लू, ये सब क्या होता है? इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव, ऑक्साइड चार्ज पॉजिटिव। और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन अलग होता है, ब्लड इसको नहीं होता है। यहाँ पे ब्लड लिखा हुआ है, बट ये कंफ्यूज कर आपको, इसको ब्लड नहीं मानोगे। हीमोग्लोबिन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक है, बट ब्लड पे चार्ज नेगेटिव होता है, आप याद रखना, ठीक है। हीमोग्लोबिन अलग कंपोनेंट है, उसको ब्लड नहीं बोल सकते हम। ब्लड पे चार्ज नेगेटिव होता है, और हीमोग्लोबिन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन में ब्रैकेट में ब्लड लिखा हुआ है, तो ब्लड हटा के सोचोगे तो हीमोग्लोबिन पे चार्ज पॉजिटिव होगा, और ब्लड को अगर सोचोगे तो ब्लड पे चार्ज नेगेटिव बोलना आपको, ठीक है। तो चार्ज आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस चार्ज का हम आगे यूज करेंगे, और बहुत जगह इस चार्ज से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका चार्ज आने का, और चार्ज एग्जाम्पल क्या क्या आपको याद रखना है। अब ध्यान देना, तो हम लोग थे कि कोलाइड्स के प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। तो कोलाइड्स के जो प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हम लोग
टिंडल इफेक्ट पढ़ चुके हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, कलर शो करता पढ़ चुके थे, ब्राउनियन मोशन होता है पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हम लास्ट जो हम प्रॉपर्टी स्टडी करते लास्ट क्लास में था, पार्टिकल्स पे चार्ज होता है, ठीक है। तो चार्ज का कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं, चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो चार्ज हम बता चुके हैं कि चार्ज क्यों होता है, जिसको आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। उसके अलावा तो चार्ज अब्जॉर्ब करता है बड़ा पार्टिकल और ब्रेक करके छोटा पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे ब्रेकेज है और हर पार्टिकल पर क्या हो, चार्ज पॉजिटिव होगा इस केस में, ठीक है। तो यहाँ इसको हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन प्रोसेस। तो पेप्टाइजेशन हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। पेप्टाइजेशन हमको आपको जस्ट अभी बताए थे, ठीक है। इट इज द प्रोसेस जिसमें पीपीटी क्या होता है, पीपीटी कन्वर्ट होता है कोलाइडल सोल में। कैसे कन्वर्ट होगा, इन प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जिसके पास आयन हो, जिसके पास आयन हो। इसमें दोनों के समझाया हुआ है, जो आपको समझा चुके भी हो, ठीक है। अब ध्यान देना, तो आप एक चीज यहां समझोगे, यहाँ पे जैसे इस पार्टिकल है ना, पार्टिकल है या फिर ये पार्टिकल है, यहाँ पे ये पार्टिकल, ठीक है। हाँ, ये जो पार्टिकल का हम बात कर रहे हैं, इस पार्टिकल में पार्टिकल का जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर में कौन सा चार्ज चिपक गया है, कौन सा चार्ज ड्रॉप हुआ है, कौन सा चार्ज ड्रॉप हुआ है, उसको हम यहाँ पे इस तरह बस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ देखोगे कि अगर अगर आपके कोलाइडर पार्टिकल एजीआई से बना हुआ है और बाहर बाहर में जो पार्टिकल है वो एजी प्लस चिपका हुआ है, एजी प्लस चिपका हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एक कोलाइडर पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ तक कि एजीआई का पार्टिकल्स है और आउटर सरफेस पे क्या है, एजी प्लस चिपका हुआ है। आपका पार्टिकल पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो चार्ज चिपका हुआ है ना, उसको बोलते हैं लोग फिक्स लेयर। क्या बोलते हैं, फिक्स लेयर। मतलब लेयर फिक्स हो चुका है, उसको ऐसे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे, ये तो यहाँ पे स्केमेटिक फिगर ड्रॉ किया हुआ है कि आपका ये पार्टिकल था एजीआई का, उसका आउटर सरफेस क्या है, प्लस प्लस का चार्ज फिक्स किया हुआ है। तो जो प्लस चार्ज फिक्स है उसको हम बोल रहे हैं फिक्स लेयर, ठीक है। अब जो फिक्स लेयर होगा तो चार्ज पॉजिटिव फिक्स लेयर है, तो कहीं ना कहीं चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है तो उसके तो आपका सॉल्यूशन जो है, तो सॉल्यूशन में और भी चार्ज था, और भी चार्ज क्या था आपके सॉल्यूशन जो बन रहा था, तो सॉल्यूशन में क्या क्या, अगर मान लो कि पॉजिटिव बन रहा था, तो जब पॉजिटिव बन रहा है उस केस में सॉल्यूशन में क्या था, तो सॉल्यूशन में था एजी प्लस था, नाइट्रेट था, और क्या था, और था के प्लस था। तो जब भी एजी प्लस अब्जॉर्ब हो रहा है उस केस में आपके सिस्टम में यानी सॉल्यूशन में एजी प्लस भी था, नाइट्रेट भी था और के प्लस भी था, उसमें से एजी प्लस अब्जॉर्ब हुआ था, तो बचा तो सिस्टम बचा है क्या, तो सिस्टम में नाइट्रेट बचा हुआ होगा और के प्लस बचा हुआ होगा, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी कोई आयन अब्जॉर्ब हो रहा है तो बाकी आयन क्या है, सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन में बचा हुआ है। तो ध्यान देना कि अगर अगर इस केस को आप देखो, यहाँ पे जो पार्टिकल के बाहर में चाहे पॉजिटिव चिपक गया है यानी अब्जॉर्ब हो चुका है, तो पॉजिटिव क्या करेगा, अपने आसपास एक नेगेटिव चार्ज का लेयर क्रिएट करेगा। पॉजिटिव जो चार्ज चिपक चुका है जो अब्जॉर्ब हो चुका है, वो अपने आसपास में क्या करेगा, एक नेगेटिव चार्ज का एक लेयर क्रिएट करेगा, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज का एक लेयर क्रिएट करेगा। ध्यान देना, यहाँ पे एक लेयर बना होगा चार्ज नेगेटिव का, यहाँ पे एक लेयर बना होगा चार्ज नेगेटिव का, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज का जो लेयर है इसको हम बोलते हैं फिक्स लेयर, और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज का लेयर है उसको बोला गया है डिफ्यूज लेयर। क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिफ्यूज लेयर, मतलब उसको मूव कर सकता है, वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ इसी को मैं यहाँ दिखाने की कोशिश किए हैं, इसी को मैं यहाँ दिखाने की कोशिश किए हैं कि एक पॉजिटिव लेयर है जो कि फिक्स है, और उसके बगल में एक नेगेटिव लेयर है जो डिफ्यूज है, ठीक है, जिसमें मोबिलिटी पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक कैपेसिटी, अगर आप लोग कैपेसिटर पढ़ चुके हो या मान लो कि आप लोग नहीं पढ़े तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे चार्ज नेगेटिव का लेयर है, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव का लेयर है, तो इस नेगेटिव पॉजिटिव में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये जो फिक्स लेयर है और जो पहला डिफ्यूज लेयर है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इस डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग जेटा पोटेंशियल। इस डिफरेंस को बोला गया है जेटा पोटेंशियल या बोला गया है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका डेफिनेशन कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स लेयर एंड फर्स्ट मोबाइल लेयर, फर्स्ट मोबाइल मतलब फर्स्ट डिफ्यूज लेयर,
इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको बोला गया है जेटा पोटेंशियल या बोला गया है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अगला प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्यूशन का होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, और एक टर्म होता है इलेक्ट्रोस्मोसिस। दोनों का मतलब समझोगे तो हम लोग को पता है कि जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसके अंदर दो दो फेज होता है, एक होता है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्सिव मीडियम। तो हमको पता है कि हर कोलाइडल पार्टिकल पे अपना एक चार्ज होगा। ठीक है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर डिस्पर्स फेज में कुछ ना कुछ चार्ज होगा। अगर डिस्पर्स फेज में कुछ ना कुछ चार्ज होगा तो आपका डिस्पर्शन मीडियम में भी चार्ज होगा। जो चार्ज अब्जॉर्ब नहीं होगा क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम में मौजूद रहेगा। तो जो अगर मान लेते हैं कि आपका डिस्पर्स फेज पॉजिटिव चार्ज को अब्जॉर्ब कर रहा है तो चार्ज नेगेटिव कहाँ होगा, तो चार्ज नेगेटिव डिस्पर्शन मीडियम में होगा। तो हम ऐसा पूछ सकते हैं क्या कि आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम अपोजिटली चार्ज होता है। ठीक है, तो जो चार्ज होगा डिस्पर्स फेज में उसका उल्टा चार्ज मौजूद होगा कहाँ पे, डिस्पर्शन मीडियम में। ठीक है, तो अब आपको पता है कि आपका मीडियम में चार्ज है, तो आप यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है। ठीक है, इस 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 यू शेप के ट्यूब में आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन डाला गया है। ठीक है, और उसके ऊपर में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया गया है। ठीक है, मतलब आपका एक ओपनिंग में चार्ज नेगेटिव का प्लेट है और एक ओपनिंग में चार्ज पॉजिटिव का प्लेट है। ठीक है, यानी हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन पे। तो होगा क्या कि अगर हम मान लेते हैं कि आपका जो डिस्पर्स फेज का चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, या डिस्पर्स फेज का चार्ज हमें जूम कर रहे हैं कि डिस्पर्स फेज का चार्ज पॉजिटिव है, तो डिस्पर्स फेज कहाँ मूव करेगा, तो डिस्पर्स फेज मूव करेगा टुवर्ड्स नेगेटिव। ठीक है, और आपका जो डिस्पर्सन मीडियम है, तो डिस्पर्सन फेज में अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो डिस्पर्सन मीडियम में चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डिस्पर्सन मीडियम कहाँ मूव करेगा, डिस्पर्सन मीडियम उल्टा मूव करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो ऐसा बोला गया है कि हमको पता है कि जब भी हम बाहर से फील्ड अप्लाई करेंगे तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिव मीडियम अपोजिट मूव करना स्टार्ट करता है, एक दूसरे क्या अपोजिट मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो डिस्पर्स फेज का मूवमेंट को बोला गया है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स फेज, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स फेज इन अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड। बाहर के फील्ड में अप्लाई करने से डिस्पर्स फेज का मूवमेंट को बोला गया इलेक्ट्रोफोरेसिस और डिस्पर्सिव मीडियम का मूवमेंट को बोला गया है इलेक्ट्रोस्मोसिस। इलेक्ट्रोस्मोसिस किसको बोलेंगे, तो मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सिव मीडियम इन अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और डिस्पर्स इलेक्ट्रोफोरेसिस किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स फेज इन अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होगा टर्म इलेक्ट्रोफोरेसिस का एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का। ठीक है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन होता है कोगुलेशन। ठीक है, कोगुलेशन तो हमको पता है कि कोगुलेशन का मतलब होता है पीपीटी बनना। कोगुलेशन का मतलब होता है पीपीटी बनना। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट इज नोन एज कोगुलेशन। ठीक है, तो कोगुलेशन देता है ना, कोगुलेशन का फंडामेंटल कभी कभी भी कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन कोगुलेट कब करेगा, कभी भी कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन कोगुलेट कब करेगा, उसका एक फंडामेंटल रीजन होता है। फंडामेंटल रीजन क्या होता है, तो ध्यान देना कि अगर आप किसी भी तरीके से चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दो, चार्ज किसका, तो आपको पता है कि आपका कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि हर पार्टिकल पे एक लाइक चार्ज होता है। तो लाइक चार्ज है जो इसको आपस में क्लब करने से रोक रहा है। तो ये जो बाहर का जो चार्ज है इसको आप अगर न्यूट्रलाइज कर दो या हटा दो, न्यूट्रलाइज कर दो या हटा दो, आपका चार्ज जब खत्म हो जाएगा पार्टिकल्स पे तो ये अपने आप आपस में क्या करेगा, क्लब कर लेगा, यानी अपने आप क्या होगा, खुद ही कोगुलेट कर जाएगा। तो कोगुलेशन करने का फंडामेंटल रीजन है कि किसी भी तरीके से अगर आप आउटर लेयर का चार्ज को हटा दोगे जो कि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल में मौजूद है, आपका कोगुलेशन हो जाएगा, आपका कोगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पढ़ना है कि कोगुलेशन करने का डिफरेंट मेथड क्या क्या पॉसिबल है। तो ध्यान देना, मेथड जो भी हो हर मेथड का बेसिस यही रहेगा कि आपका पार्टिकल का जो चार्ज है उसको आप हटा दो। ठीक है, ये पार्टिकल का चार्ज अगर हट जाएगा किसी तरीके से तो आपका सिस्टम कोगुलेट कर जाएगा, आपका सिस्टम कोगुलेट कर जाएगा। ठीक है, और हम कोगुलेशन पढ़ते हैं तो कोगुलेशन बेसिकली हम पढ़ते हैं आपका लायोफोबिक सोल के लिए।
ठीक है, यानी लाइपोफोबिक कोलाइड्स के लिए, क्योंकि लाइपोफोबिक कोलाइड को कोगुलेट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो मेरा स्टडी रहेगा लाइपोफोबिक कोलाइड्स के लिए। तो पहला मेथड है कोगुलेशन करने का इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है, आपका डिस्पर्स फेज मूव कर रहा है, कहाँ मूव करेगा, अपने अपोजिट प्लेट की तरफ। तो मान लेते हैं कि डिस्पर्स फेज का चार्ज पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव प्लेट पे जाके क्या करेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी चार्ज नेगेटिव को गेन करेगा, और क्या होगा, और यहाँ पे वहां पे उसका न्यूट्रलाइजेशन होना स्टार्ट होगा। तो जब ये अपने नेगेटिव प्लेट के पास पहुंचेगा तो वहां पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा चीज, और न्यूट्रलाइज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये कोगुलेट कर जाएगा, यानी कोगुलेट करके क्या बना लेगा, पीपीटी फॉर्म कर लेगा, पीपीटी फॉर्म कर लेगा। तो पहला मेथड है इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी बाहर के फील्ड में जो भी डिस्पर्स फेज है अपने अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेगा, और वहां पे अपना सारा चार्ज लूज कर जाएगा, या तो न्यूट्रलाइज कर जाएगा और कोगुलेट कर जाएगा, और कोगुलेट कर जाएगा। ठीक है, सेकंड मेथड है कोगुलेशन का म्यूचुअल कोगुलेशन। अगर आपके पास पॉजिटिव कोलाइड है, उस पॉजिटिव कोलाइड को मिक्स कर दो नेगेटिव कोलाइड से। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कोलाइड आपस में मिक्स करके क्या बनेगा, न्यूट्रलाइज कर जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन होकर क्या होगा, आप एक कोगुलेट कर जाएगा, यानी बड़ा पार्टिकल क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगला प्रोसेस है बॉइलिंग। बॉइलिंग आपको पता है कि आपका हर पार्टिकल पे एक चार्ज चिपका हुआ है, यानी एब्जॉर्ब है। तो आप जब हीट करोगे तो एनर्जी दोगे, एनर्जी जब दोगे तो क्या होगा, इसका जो चार्ज जो एब्जॉर्ब है उसको एनर्जी मिले तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन खत्म होगा, और जो भी चार्ज था एब्जॉर्ब था वो क्या होगा, डिजॉर्ब होगा। तो जब चार्ज डिजॉर्ब होगा यानी चार्ज बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, पार्टिकल पे चार्ज खत्म हो जाएगा। और पार्टिकल में चार्ज खत्म हो चुका तो क्या होगा, पार्टिकल आपस में क्लब करके न्यूट्रलाइज कर जाएगा, यानी कोगुलेट कर जाएगा, फिर से कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग से क्या होगा, आपका जो एब्जॉर्ब चार्ज है डिजॉल्व हो जाएगा। तो डिजॉल्व होते ही क्या होगा, आपका जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल पे जब चार्ज खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, ये खुद को मिक्स करके खुद को मिलकर बड़ा पार्टिकल क्रिएट करेगा, यानी कोगुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो अगर मान ले इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, उससे पहले टॉपिक है परसिस्टेंट डायलिसिस। परसिस्टेंट डायलिसिस, इसको पहले समझो। डायलिसिस का मतलब क्या होता है, तो डायलिसिस का मतलब ओस्मोसिस होता है, ओस्मोसिस होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि आपका सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम में एजीआई का कोलाइड्स है जिसपे पॉजिटिव जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, यानी उसमें एजी प्लस का आयन चिपका हुआ है, यानी एब्जॉर्ब है। तो अगर उसमें एजी प्लस का आयन चिपका हुआ है तो उसके बाकी सॉल्यूशन में क्या होगा, तो बाकी सॉल्यूशन में क्या होगा, नाइट्रेट आयन होगा, कुछ के प्लस होगा, कुछ एजी प्लस होगा। और यहाँ पे जो सर्किल बना हुआ है वो बेसिकली बता रहा है कि इसमें क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और इसको रखा गया है, इसको रखा गया प्योर वाटर में। ठीक है, तो एक हम लोग आपके कोलोइडल सॉल्यूशन को प्लेस करें वाटर में। ठीक है, इस पूरे आयन में ध्यान देना, आपका जो नाइट्रेट आयन है, के प्लस है, ये सब क्या है, फ्री है, ये आपके कोलोइडल सॉल्यूशन मौजूद है बट फ्री है। और यहाँ जो एजी प्लस है क्या चिपका हुआ है। तो आप जब छोड़ोगे प्योर वाटर में तो क्या होगा, अंदर बाहर में आयन नहीं है, बाहर में आयन नहीं है, और अंदर में आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अंदर का जो आयन है, बाहर मूव करेगा, अंदर का आयन बाहर मूव करेगा। ठीक है, तो डायलिसिस में ये हो रहा है कि अंदर का जो इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटी मतलब जो अंदर का जो आयन्स है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो अंदर का इम्प्यूरिटी बाहर तो मूव कर रहा है, ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये आप ज्यादा कर दोगे, अगर लॉन्ग टाइम तक कर दोगे इसको, यहाँ पे लिखा हुआ परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब लॉन्ग टाइम तक करने पे प्रॉब्लम क्या होगा, तो लॉन्ग टाइम जब करोगे तो ये जो एजी प्लस जो चिपका हुआ है ये भी बाहर जाना स्टार्ट कर जाएगा। जो एजी प्लस चिपका हुआ है तो पहले तो नाइट्रेट गया, पोटेशियम जाएगा, और बाद में जो एजी प्लस वो भी बाहर चला जाएगा। एजी प्लस बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, तो कोलोइडल का जो पार्टिकल्स अपना चार्ज को लूज कर देगा। चार्ज को जब लूज कर जाएगा तो होगा क्या कि पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल कोगुलेट कर जाएगा, पार्टिकल न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या होगा, कोगुलेट कर जाएगा। ठीक है, तो परसिस्टेंट डायलिसिस का मतलब ये होता है कि डायलिसिस आप थोड़े टाइम तक करोगे तो क्या होगा, आपका आयन बाहर जाएगा, ठीक है, कौन सा आयन, जो कि डिस्पर्सन मीडियम में है। लेकिन आप ज्यादा लंबा टाइम तक कर दोगे तो जो डिस्पर्स फेज के साथ जो चार्ज जुड़ा हुआ है वो भी बाहर चला जाएगा, और वो बाहर चला जाएगा तो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन कोगुलेट कर जाएगा, वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे टर्म क्या है ध्यान देना, presence of small amount of impurity is essential for the stability of colloids। ठीक है, इस टर्म का मतलब समझोगे, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए है। प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी यानी आयन इज एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, ध्यान देना, इसका मतलब समझोगे। यहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट का हम बात कर रहे हैं ना, ये बात करें इसके लिए, यहाँ जो Ag प्लस है, अगर हम इस कोलाइड को स्टेबल रखना चाहते हैं तो Ag प्लस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और बाहर का जो नाइट्रेट है और बाहर का जो पोटेशियम है, उससे इसको प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर नाइट्रेट रहेगा सिस्टम में, नाइट्रेट रहेगा तो इस Ag प्लस को क्या करें, न्यूट्रलाइज कर सकता है, इस Ag प्लस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस नाइट्रेट को बाहर भेजना, यानी इम्प्योरिटी को हटाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इम्प्योरिटी बेसिकली क्या, आयंस, जो आयंस न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल है उसको आप हटाओ। अगर वो आयन को हटाओगे नहीं तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, Ag प्लस को नाइट्रेट आयन क्या करेगा, उसको नाइट्रेट आयन क्या करेगा, उसको पीपीटी में कन्वर्ट कर देगा, यानी उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो आप जो भी आयन एक्स्ट्रा उसको बाहर निकालो, वो सही है, वो जरूरी है, बट आपको Ag प्लस को बाहर नहीं निकालना है, आपको Ag प्लस को बाहर नहीं निकालना है। तो जो यहाँ पे जो स्मॉल क्वांटिटी का बात कर रहा है ना, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज एसेंशियल, वो इसका मतलब इस चार्ज के बारे में बात कर रहा है जो कि आप में एब्जॉर्ब है। तो कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज जरूरी होता है ताकि आपका सिस्टम स्टेबल रहे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चार्ज उसको बाहर निकालना एसेंशियल है, क्योंकि अगर नाइट्रेट रहेगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो नाइट्रेट बाहर जाना चाहिए, बट ये चार्ज बाहर नहीं जाना चाहिए जो कि एब्जॉर्ब है, क्योंकि वही चार्ज पार्टिकल को आपस में क्लब करने से रोक रहा है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट का मतलब है ये, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, तो आपका स्मॉल अमाउंट तो जरूरी है, हाँ ज्यादा अमाउंट में आयन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में आयन रहेगा तो जो भी आपका डिस्पर्स फेज का चार्ज है, उसका जो उल्टा चार्ज होगा, नहीं उसका जो अपोजिट चार्ज होगा, उसके साथ इंटरेक्ट करके आपका सिस्टम न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो हमेशा हम क्या चाहते हैं कि जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको बाहर निकालो, जो एक्स्ट्रा चार्ज डिस्पर्सन मीडिया मौजूद है जो कि आपको अनस्टेबल कर सकता है, उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट रहेगा कोरिलेशन का, लास्ट मेथड रहेगा कोरिलेशन का, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे कोलोइडल पार्टिकल्स मौजूद है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हर पार्टिकल में क्या है, हर पार्टिकल में चार्ज क्या है, नेगेटिव है, हर पार्टिकल में चार्ज नेगेटिव है। तो बाहर से हम जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो हम इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, आपके पास कुछ प्लस होगा, कुछ माइनस होगा, कुछ प्लस होगा और कुछ माइनस होगा। तो ध्यान देंगे आप, यहाँ पे क्या है, ए प्लस है और क्या है, बी माइनस है, ए प्लस है और बी माइनस है। तो ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पार्टिकल का चार्ज नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव पार्टिकल के साथ क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा और आपका कोगुलेशन होना स्टार्ट करेगा, आपका कोगुलेशन होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखना कि जब भी देखना कि कहीं भी सेविंग कोई करता है तो सेविंग करते हुए एलम का यूज करता है। सेविंग करने के बाद लोग एलम यूज करता है। एलम क्यों यूज करता है, तो एलम का मतलब होता है, ये बड़ा सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको हम बता चुके हैं कि आपका जो ब्लड होता है, ब्लड पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर आपका ब्लीडिंग, कहीं भी ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड के लॉस को हमको स्टॉप करना है तो हम एलम का यूज कर देंगे। एलम से फायदा क्या होता है कि एलम में क्या क्या आयन है, के प्लस है, सल्फेट है और एल्युमिनियम प्लस 3 है। ठीक है, तो आपका ब्लड क्या करता है, एल प्लस के साथ रिएक्ट करता है, और एल प्लस 3 जो एलम का होता है वो ब्लड को क्या करेगा, वो ब्लड को न्यूट्रलाइज कर देगा और आपका जो ब्लीडिंग है स्टॉप कर देगा। तो जब सेविंग करते हो लोग को ब्लीडिंग होता है तो एलम जो यूज करते हैं, तो एलम से क्या होता है, आपका ब्लड का कोगुलेशन होना स्टार्ट होता है और आपका न्यूट्रलाइज आपका ब्लड न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपका ब्लीडिंग स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप ध्यान देना कि आप जो पीने का पानी में कभी भी आप एलम को डालते हो, जब एलम को डालोगे तो देखना कि बहुत सारा जो डर्ट पार्टिकल वो नीचे बैठ जाएगा। तो नीचे बैठता क्यों है कि पहले जो डर्ट पार्टिकल है कोराइडल फॉर्म में होता है, जैसे आप एलम को यूज करोगे तो आपका उसका न्यूट्रलाइजेशन होना स्टार्ट होगा और वो न्यूट्रलाइज होकर एक डर्ट पार्टिकल को कोगुलेट कर जाता है और नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका बाहर का जो इलेक्ट्रोलाइट है इस तरीके से काम करता है, यानी डिस्पर्स फेज का जो चार्ज है उसका उल्टा चार्ज को के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज करके आपका कोलेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है
उसके अंदर एक लॉ दिया गया है। लॉ क्या दिया हुआ है? उस लॉ को बोलते हैं हम लोग हार्डी-स्वेल्स रूल। हार्डी-स्वेल्स रूल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्या है कि जो भी हम बाहर से आयन ऐड करते हैं ना, उसको बोला गया है फ्लोकेटिंग आयन। उसको बोला गया है फ्लोक्लेटिंग आयन, ठीक है। तो फ्लोकेटिंग आयन मतलब जो बाहर से हम आयन ऐड करने वाले हैं, तो बोला गया है इस फ्लोकेटिंग आयन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका पावर ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास K प्लस है और L+3 है, तो चार्ज किस पे ज्यादा है? L+3 पे। तो जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उसका न्यूट्रलाइजेशन का पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब K प्लस का 3 पार्टिकल इक्वल टू क्या होगा? L+3 का 1 पार्टिकल। इसका मतलब क्या है कि आपका जितना चार्ज हाई होगा उतना ही वो न्यूट्रलाइजेशन करने में कैपेबल होगा। तो अगर हम बोलेंगे ब्लड का चार्ज नेगेटिव है तो ब्लड को ज्यादा इजीली कोलेट कौन करेगा? K प्लस के एल्युमिनियम+3, तो आप बोलोगे L+3, क्योंकि L+3 का पावर क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अरेंज किया गया है कि अगर आपके पास कोई नेगेटिवली चार्ज अगर कोई कोलाइड्स है, ठीक है, उसको कोलेट करना है, तो अगर मान लो कि आप L+3 है, Mg+2 और Na+ है, इन तीनों को लोगे तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा? तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा L+3, ठीक है। तो जितना चार्ज ज्यादा होगा उसका पावर क्या होगा? हाई होगा। उतना ही उसका अमाउंट कम यूज होगा। एक टर्म होता है फ्लोकेशन वैल्यू। एक टर्म होता है फ्लोकेशन वैल्यू। तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका फ्लोकेशन वैल्यू कम होता है, यानी उसका अमाउंट ऑफ कम यूज होगा। तो कभी कभी पूछेगा कि इनको फ्लोकेशन वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका फ्लोकेशन वैल्यू कम होगा, यानी उसका कम अमाउंट लेके ही आप उसको कोवलेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात बोलेंगे चार्ज नेगेटिव का, तो चार्ज नेगेटिव में पावर ऐसे चलेगा, यानी जितना चार्ज ज्यादा ज्यादा बैलेंस से ज्यादा होगा उतना ही उसका पावर क्या होगा? हाई होगा। अगर कोई बोलेंगे कि कोई कोई कोलाइड्स पॉजिटिवली चार्ज है, उसको अगर हमको न्यूट्रलाइज करना है तो हमको नेगेटिव चार्ज चाहिए। नेगेटिव चार्ज में ऑर्डर ऐसा रहेगा, और जिसका वैलेंसी हाई है उसका वैल्यू क्या रहेगा? उसका कम अमाउंट में मेरा काम हो जाएगा। जिसका जो वैलेंसी हाई होगा उसका जो अमाउंट कम में मेरा काम हो जाएगा, मतलब उसका फ्लोकेशन वैल्यू क्या होगा? कम रहेगा। तो फ्लोकेशन वैल्यू एक टर्म है जो कि एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने एक फ्लोकेशन वैल्यू होगा। यहाँ देखना, यहाँ पे एक फ्लोकेटिंग आयन का टर्म यूज किया हुआ है। यहाँ पे हार्डी-स्वेल्स रूल के बारे में समझाया हुआ आपको, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है, और यहाँ पे एक कोरिलेटिव, यहाँ पे कोरिलेटिव वैल्यू बोला है। कोरिलेटिव वैल्यू बोला है, इसको बोलते हैं फ्लोकेशन आयन बोलते हैं, या तो बोलते हैं कोरिलेटिव वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका कोरिलेटिव वैल्यू क्या होगा? उसका कोरिलेटिव वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो कोरिलेटिव वैल्यू बोलते हैं, और कहीं कहीं इसको बोलते हैं फ्लोकेशन वैल्यू। फ्लोक्लेटिंग आयन के भी हिसाब से उसका रखा गया है फ्लोकेशन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर रहेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो हमसे पूछेंगे। हेलो हेलो